हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज फिर एक मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट का। तो आप सभी लोग अपना अपना जो है देख लीजिएगा स्कोर और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ स्कोरिंग नंबर है, ठीक है। सिर्फ आपको 33% लाने हैं, पास होना है और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। क्योंकि 3 साल में एक बार पास होना है। थर्ड ईयर वालों के लिए आखिरी मौका है, जो पास नहीं कर पाए हैं तो वो लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। सेकेंड ईयर वाले नहीं पास कर पाए तो वो थर्ड ईयर में फिर से कर देना, ठीक है। तो इसी बार अच्छे से कर लो तो अगली बार क्यों करना पड़े, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस टाइगर सेंचुरी, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जाल तंत्र में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है, ठीक है। ये बताना है। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी या सुमन वन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में नहीं है, तो बताइए। इसमें ऑप्शन बी सही है, कंचनजंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा हमारे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है। तो कहाँ है? तो हमारा ये पड़ता है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। अगला है, किस राज्य में कांजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, असम या केरल। तो यहाँ पे आपको ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कांजीरंगा जो वन्य जीव विहार है ये हमारा असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर आपको याद कराया था कि जो है राजस्थान का है। कैसे है? राज केवल रण में बताया था, राज से राजस्थान, केवल से केवलादेव पड़ता है एक, और रण से रणथंभौर था, ठीक है। तो ये रणथंभौर हमारा जो है राजस्थान में पड़ता है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा बब्बर शेर के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नंदा देवी हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या उत्तराखंड में है। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। राजा जी नेशनल पार्क जहाँ है वहीं पे ये भी है। तो ये नंदा देवी हमारा ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो असम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एनवायरनमेंट के और जो हमने प्रीवियस वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मॉडल पेपर 1 और 2 इससे पहले आ चुके हैं, वो भी देख लीजिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने यहीं पर डिस्कस किए हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी जब तक पेपर नहीं होता है, 1 तारीख को आप लोगों का पेपर है। कुछ शिफ्ट टाइमिंग में चेंजिंग आई थी, तो अगर वो आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है। 2 बजे से पेपर नहीं है इस बार और उसको 2 पाली में कराया जाएगा। उसकी टाइमिंग चेंज हुई है, ठीक है। तो आप BA BSc BCom जिस भी क्लास में है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल, बोरीवली या दुधवा या काजीरंगा। किस नेशनल पार्क में हमारा हाथी पाया जाता है? तो हमारा इसके लिए ऑप्शन ए सही है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी के लिए है फेमस। और आप लोग बताएंगे ये है कहाँ, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग इसे बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र जो है हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम या राजस्थान। तो कहाँ पे हमारा ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, मध्य प्रदेश में है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वन सबसे ज़्यादा हैं वो भी MP में ही है, ठीक है। अगला है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मिजोरम।
तो मानस भी हमारा कहाँ पे है, असम में है। एक कांजीरंगा कांजीरंगा आपको याद रखना वन्यजीव अभयारण्य, और एक मानस, ये दोनों हमारे असम में पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ स्थित है। तो हमने इसको आपको एक ट्रिक बताई थी, नोक्रेक, और ये हमारा मेघालय में है। और हमने बताया था, मेघा कह रही है नो केक, मुझे केक नहीं खाना, मुझे केक अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्यों खाऊं, तो मेघालय से नोक्रेक। ठीक है, जो नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व है वो मेघालय में है। ठीक है, अगला है दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर। तो हमारा किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी राइट है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। तो कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट या बांधवगढ़। कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो बांधवगढ़, ये हमारा उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता। अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है। तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो हमारा नागार्जुन में है, मानस में है, पेंच में है या कॉर्बेट है। तो बताइए कौन सा सही है। तो सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो हमारा जिम कॉर्बेट है। ठीक है, अगला है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य, बांधवगढ़ या पालपुर क्रनो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जो गिर के शेरों को रखने के लिए पालपुर क्रनो को जो है चुना गया है। ठीक है, अभी आपको बताया था केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये तो राजस्थान में है, राज केवल रण में। ठीक है, तो राज केवल से केवलादेव था, रण से रणथंभौर था, तो केवल मतलब केवल यहाँ पे केवलादेव आ गया, हमको पता चल गया राजस्थान में है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही जो है कट गया, इन्हीं तीनों में से कोई सा होगा। तो कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, भरतपुर राजस्थान में ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सरिस्का पक्षी विहार हरियाणा में है या गुजरात में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है, कहाँ है। तो ये हमारा पड़ता है राजस्थान में, सरिस्का भी हमारा राजस्थान में ही पड़ता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बिल्कुल भी जीके नहीं आती है तो 2 से 3 बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। एक बार आप जो है देख करके आंसर जान जाइएगा, उसके बाद आप पहले ही आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, और पेपर से पहले एक बार चाहिएगा तो रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, डबल स्पीड पे करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका मतलब पेपर से पहले हो जाएगा। जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए, बाकी लोग तो सब लोग कर ही लेंगे। ठीक है, 75 ही करने हैं, तुक्का लगा लगा के कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है। तो किस बाघ संरक्षण स्थल से मतलब गायब हो रहे हैं शेर बाघ। ठीक है, रणथंभौर, सिमलीपाल या सरिस्का या भरतपुर, ये सब जो है अभयारण्य है। ठीक है, बाघ संरक्षण स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, सरिस्का। और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पे, तो ये हमारा राजस्थान में है। अब आ गया हमारा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा बी राइट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी नेशनल पार्क है, ये सभी जो हमारे नेशनल पार्क है ये सब उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। ठीक है, अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो अभी आपको इससे पहले हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि वो लोग भी इसे देखें। ठीक है, चाहे आप बीकॉम के छात्र हों या बीएससी के हों या बीए के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पेपर सभी को देना है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला है आहार श्रृंखला, यहाँ श्रृंखला लिख गया है, श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप सही कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है? कल ये हमने आपको कल भी डिस्कस किया था, लिंडमान का एक नियम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा जाती है वो केवल 10% ही जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है, ठीक है। अगला है, जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, या आहार जाल कहते हैं। आपको बताया था कि जब उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता बनते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता उनको खाते हैं, द्वितीयक वालों को तृतीयक वाले खाते हैं, फिर अपघटक आता है, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला बन जाती है, एक जाल बन जाता है, तो इसे आहार जाल कहते हैं, ठीक है। कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, ठीक है। इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आपने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, बिल्कुल चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अगला है, और ये क्वेश्चन केवल एनवायरनमेंट के आपके मतलब इसके लिए नहीं है, बाकी अदर एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे ये इन क्वेश्चन मतलब जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये जो सिलेबस जिसका भी है तो उसमें सब में ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की संख्या किस स्तर पर अधिक होती है? तो उच्च पोषी या मध्य पोषी या निचले पोषी पर? तो निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तालाब की आहार श्रृंखला में मछली क्या है? तो तालाब की आहार श्रृंखला में जो मछली है वो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होती है, ठीक है। प्राथमिक वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, केवल शाकाहारी ही होंगे, और द्वितीयक पे वो आएंगे जो हमारे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता वाला पूरा डिस्कशन था पिछले वाले में, आप उसे देख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो ये हमारी वायुमंडल में ओजोन परत होती है जो रोकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय होने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये तो सभी को पता होगा, CO2 है, O2 है, या CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ओजोन परत के क्षय होने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा मुख्य रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये O2 लिखा है, ठीक है, इसको 02 मत समझिएगा, ये O2 ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है पहला ऑप्शन। अगला है, स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो जो हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा का लगभग कितना % खाद्य में परिवर्तित होता है? तो ये हमारा 1% होता है। कल भी एक क्वेश्चन था कि हरे पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 1% ही उसमें आंसर सही है, ठीक है। हमने वहाँ पे आपसे कहा था कि इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी हमने 1% ही बताया था, लेकिन लिंडमान के नियम से वो 10% जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो है हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना % ऊर्जा में चेंज करता है? तो केवल 1% ही चेंज करता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने जो है परमाणु होते हैं? तो आपको पता है ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मतलब C सही है। अगला है, निम्न में से कौन से, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन मतलब क्योंकि वो लोग सिंबल्स वगैरह पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, O2 CO2 CFC सब कुछ पढ़ा होगा। अगला है, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? तो इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ जो है वो नहीं है? घास, पुष्प, चमड़ा, प्लास्टिक, घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, फल के छिलके, केले, नींबू का रस, केक या लकड़ी या घास। तो कौन सा जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो घास, लकड़ी और प्लास्टिक है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करेंगे? अभी आपको बताया था कि जो है घास को देखिए बकरी खा रही है, और बकरी को खाते हैं, हाँ, मांसाहारी लोग जो होते होंगे वो मतलब मानो जो मांसाहारी होते हैं वो लोग बकरी या मांस वगैरह खाते हैं, तो वो लोग ये आएंगे, ठीक है। इस टाइप से चलेगी आहार श्रृंखला। घास को गेहूँ तो नहीं खाएगा, ठीक है, बकरी को गाय तो नहीं खाएगी, ठीक है, कि गाय को हाथी खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। घास को मछली खाती है, मछली घास को नहीं खाती, और ना ही मछली को बकरी खाती है। तो इसलिए ये सारी श्रृंखलाएं गलत हैं, हमारी ये श्रृंखला सही है। तो आप पहले स्तर पे तो
हमारा पेड़ ही होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है या ये तो पहले ही गलत है कि यहाँ पे पहले बकरी को बिठा दिया। ठीक है, दूसरे पे भाई घास बकरी, आप ऐसे बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया आप ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे कर पाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने पर बल्ब और पंखे का स्विच बंद कर देना, इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण का मित्र कहलाएगा। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने जाने की बजाय विद्यालय पैदल जाना, तो ये सभी जो हैं वो क्या है, पर्यावरण के मित्र हैं। ये स्कूटर से नहीं जाएंगी तो ये प्रदूषण कम करेंगी। ठीक है, बिजली पंखे काम हो गया तो बंद कर दिया, तो मतलब जो ऊर्जा है वो बचा रहे हैं ये लोग। और बाजार जाते समय ये कपड़े का थैला ले जा रहे हैं, मतलब प्लास्टिक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, पर्यावरण के लिए हमारे लाभदायक हैं, इसलिए ये सभी जो हैं ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंबिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। तो ये हमारा पड़ता है ऑप्शन ए केरल में। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये अभयारण्य जो है केरल के पलक्कड़ जिले में है, जो 89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है कौन सा संधि प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो अंटार्कटिका में खनन नहीं कर सकते, इस पर जो है रोक लगाता है कि खनन वहाँ पे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, टोक्यो प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट है, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। इसके बारे में देख लीजिए, ये खनन पे रोक लगाता है। अगला है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, आपको पता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मतलब जो पानी के अंदर तैरता हुआ बना हुआ है, तो बताइएगा। नहीं बताया तो ज़रूर कमेंट करके, मतलब सर्च करके बताइएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कह देते बीच में कि ये सर्च करके बताइएगा, ये सर्च करके बताइएगा, तो उससे आप ही का ज्ञान बढ़ेगा अगर आप सर्च करेंगे। ठीक है, अगर बोर हो रहे हैं तो मत सर्च करिएगा भाई, थके जा रहे होंगे सर्च करने में। हाँ, एक बटन केवल, अब तो बटन भी नहीं दबानी पड़ती, टच करना पड़ता है सिर्फ उंगली से। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है, बी राइट है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या जो कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है। फास्ट फूड से निपटने के लिए इटली में चला है, जर्मनी या जापान या फ्रांस। किस देश में जो है फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है ए राइट हो जाएगा, इटली में जो है फास्ट फूड विरोधी आंदोलन चला। और ये क्योंकि फास्ट फूड क्या होता है, हमारे जो मतलब हमारी हेल्थ है उसके लिए जो है हानिकारक होता है, इस वजह से। अगला है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरो का जो कार्बन का मुख्य स्रोत है, वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है, केरोसिन है। हमने अपने पिछले वीडियोस में पूछा था, एक वीडियो में पूछा था, एक में आंसर भी बताया था कि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें कौन सी गैस होती है। तो अगर फ्रेन लिखा हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिखा हो तो वो ऑप्शन सही है। फ्रेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो हमारी रेफ्रिजरेटर में होती है। तो यहाँ पूछा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। अभी आपको बताया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होती है, फ्रेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यहाँ पे भरा होता है। ठीक है, और जो हमारे ओजोन लेयर को नुकसान करता है। ओरण किसे कहा जाता है, तो पवित्र जो वन होते हैं उनको ही ओरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, इनमें टिक लगे हुए हैं तो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मतलब शायद ही आपको पता भी ना हो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल जो है ये विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है, तो 17% भूमि का लक्ष्य रखा है यूएनओ ने। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। जो छोटे छोटे वीडियो हैं 5, 6, 11, 10 मिनट के,
तो उन्हें आप देख लेंगे तो बिल्कुल माइंड में सेटअप हो जाएंगी चीज़ें। तो उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे ही। भारत की संकटग्रस्त जो पादप जाति है वो कौन सी है? चंदन है, ठीक है। अब इनके पेड़ कम मिलते हैं और चंदन की लकड़ी महंगी भी बहुत होती है, आपको पता होगा। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? जो सघन सदाबहार वन हैं उन्हें हम लोग शोला कहते हैं, पश्चिमी घाट के, ठीक है। अगला है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको चिपको आंदोलन वगैरह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है, तो वो सब कुछ डिस्कस हो चुके हैं। वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी टॉपिक लिए हैं वो तो बिल्कुल आप रट करके जाइएगा, ठीक है। अगर ठीक ठाक नंबर लाने हैं, पास होना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तुक्का भी चलेगा। अगला है, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा उत्पन्न होता है। अभी तो कुछ पढ़ना भी नहीं होगा ना, पेपर तो अभी सारे हो चुके हैं तो पढ़ सकते हैं ना, बीच में पढ़ता तो शायद नहीं पढ़ पाते। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आपको पहले भी बता चुके हैं। कांजीरंगा जो है हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए है, असम में है। अगला है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी तो कौन है? तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, ये सब कुछ, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन में से सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस से ही है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो इसका प्रमुख स्रोत होता है वो हमारा जीवाश्म दहन होता है, जीवाश्म ईंधन दहन। अगला है क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीव क्या है? तो ये हमारा मीथेन है। हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल सके कि वहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और हमने एक बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस किया है, वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो है सबसे ज़्यादा जीवन काल है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग में से होता है? कौन से उद्योग से नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है? तो ये हमारा नायलॉन जो है, नायलॉन उद्योग होते हैं, वहाँ से इसका जो उत्सर्जन होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड गैस आती कहाँ से है? तो ये जो है इसका जो प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। वैसे तो कृत्रिम स्रोत भी बहुत सारे होंगे लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत उष्णकटिबंधीय जो मिट्टी है वहाँ से आते हैं, ठीक है। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? केवल मतलब जो केमिकल रिएक्शन करके बनता है तो CFS बनता है, CFS। अगला है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? एस का मतलब ये जो छोटा एस है उसका मतलब है सॉलिड, ठीक है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन कौन से हैं? तो ओजोन लेयर को जो अभी रेफ्रिजरेटर यहाँ पे दिया होता तो वो लगा देते, कंप्यूटर, टेलीविज़न, कूलर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, एयर कंडीशनर जो है ये हमारा राइट आंसर है। ये जो है ओजोन लेयर को, इससे जो गैस होती है वो हानि पहुंचाती है, ठीक है। टीवी और टेलीविज़न इन सब में कोई गैस नहीं होती, कूलर में भी कोई गैस नहीं होती, पानी डालते हैं, सभी को पता है। पृथ्वी पर इन सब उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? ठीक है, सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वन नष्ट हो जाएंगे भाई, वन नष्ट हो जाएंगे तो वन ही नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा, खाने के लिए इधर उधर वो होने लगेगा, ठीक है। मतलब अब भाई खेती नहीं होगी तो खाने के लिए कहाँ से होगा, खाने के लिए नहीं होगा तो फिर अकाल पड़ जाएगा और क्या होगा, मृत्यु ज़्यादा होने लगेंगी। तो इसलिए वन जब नष्ट हो जाएंगे तो सबसे ज़्यादा ये खतरा है हमारे लिए, ठीक है। आगे है, इनमें से पूछा था सबसे बड़ा खतरा, बाकी ये भी खतरे हैं लेकिन जो वन है ये सबसे ज़्यादा, डिफॉरेस्टेशन जो है ये हमारा सबसे बड़ा खतरा है। अगला है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? ठीक है, जो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? डेन को, ठीक है,
डेन पेन याद रख लीजिए। देखिए डेन, ये देखिए ये डेन है, ये पेन है, डेन और पेन, डेन पेन, कोपेनहेगन डेन पेन, ठीक है। इसी टाइप से कुछ और बहुत सारे जो देश हैं उनकी राजधानियाँ भी आराम से याद हो जाती हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, उन्हें देख करके भी आप याद कर सकते हैं। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं? तो सूखे को जो नियंत्रित करने में वन सहायक होते हैं वो हमारे होते हैं, कौन होते हैं, क्या क्या ऑप्शन थे? 1 मिनट, वेट, जस्ट वेट। जो सूखे को नियंत्रित करने के लिए वन किस प्रकार से सहायक होते हैं? वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और वनों से वर्षा होती है, ये भी सही है। वनों में अनेक प्रकार के जलीय पौधे होते हैं, ये भी सही है। वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं, ये भी सही है। लेकिन पूछा क्या है? सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक हैं, ठीक है। तो सूखा, सूखे से रिलेटेड यहाँ पे सही जितने भी दिए हैं वो सभी सही हैं, ठीक है। लेकिन सूखा जो ड्रॉट है इससे रिलेटेड हमको देखना है। तो वर्षा होती है जिससे वन होंगे तभी वर्षा होगी, वनों से वर्षा होती है, तो इसी के कारण हमारा सूखा जो होता है उसको नियंत्रित कर पाते हैं हम लोग। भाई बारिश ना हो, राजस्थान वगैरह में देखिए, ठीक है, मरुस्थल है, वहाँ देखिए मरुस्थलों में कल बताया था कि कहाँ पे बारिश नहीं होती, कौन से मरुस्थल में, ठीक है, ये क्वेश्चन था कल वाले में। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम है। तो जीवों में कौन सा खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम है? तो ये घास को कीट खाएगा, कीट को पक्षी खाता है और पक्षी को सर्प खाएगा, ठीक है। अब घास को भेड़िया खाएगा क्या? भेड़िया तो मांसाहारी होता है, वो घास नहीं खाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब जीवाणु घास क्यों खाएगा? घास खाएगा खाली खरगोश, ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे घास को कीट खाएगा, ये दोनों देखिए, घास को कीट खाएगा, हाँ खाएगा, इसमें भी खाएगा। कीट को पक्षी खाते हैं, पक्षी देखा होगा, चिड़िया छोटे छोटे पता नहीं क्या जमीन में खाती रहती हैं, ठीक है, तो वो कीट को खाएंगी। और क्या कीट को हिरन खाते हैं? हिरन नहीं खाता भाई कीट को, हिरन तो ये घास फूस ये सब खाते हैं, ठीक है, वो कीट को नहीं खाता। तो ये वाला तो हमारा गलत हो गई। तो ये जो है यही सही है, पक्षी को खाया और पक्षी ने सर्प को खा लिया, ठीक है। अभी बताया था जैसे आपको कि जो है घास को टिड्डे ने खाया, फिर टिड्डे को मेढक ने खाया, पूरी श्रृंखला बताई थी, वैसे ही है ये भी। अगला है, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो यहाँ पे कौन सा सही है? एजेटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, स्यूडोमोनास या स्ट्रेटोसेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है ये एजेटोबैक्टर है, ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर, ठीक है। स्ट्रेटोसेट क्या है, ठीक है, स्ट्रेटोसेट जो है वो हमारा एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, एस्ट्रॉयड है, ओके। अगला है, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं ये एक से अधिक पोषण स्तर पर पाई जाती हैं, ठीक है। अगला है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो आपको पता है कि जो भारत का लगभग भारत का पूछा गया है, जो पूरी पृथ्वी है यहाँ का पूरा लगभग 71% जल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा लगभग 24% होता है, तो ये हमारा 23.54 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 24 पॉइंट समथिंग जो है हमारे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, ठीक है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ठीक है, जो कार्बन से मुक्त देश है, तो हमारा एकमात्र देश जो है विश्व का वो स्वीडन है, जो क्या है हमारा कार्बन से मुक्त है, ठीक है। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? अभी चंद्रयान जब लॉन्च हुआ था, अभी नहीं मतलब जब लॉन्च हुआ था, तो जो है GSLV इन सब चीज़ों को आपने सुना होगा, ठीक है। तो विक्रम लैंडर ये सब सुना होगा वर्ल्ड। तो GSLV क्या होता है? तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। अगला है, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? जो टेलीविज़न होता है ये हमने आपको बताया था रेडियो वेव और जो है अल्ट्रावायलेट, मतलब सारी वेव्स के बारे में बताया था। तो वहाँ पे जो उनकी वेवलेंथ का जो क्रम होता है और वो सब कुछ बताया था। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछा है रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो ये अवरक्त जो तरंगें होती हैं उनका यूज़ करता है, ठीक है, ना गामा ना दृश्य, ठीक है, इन किसी का भी यूज़ नहीं होता
और होता किसका है, तो अवरक्त किरणों का। अगला है जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। अगला है 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित होता है, तो कौन सा सही क्रम है, तो निगमन, पादप, फिर प्लावी, फिर रीढ़, फिर शाख, फिर झाड़ी, देन वृक्ष। ठीक है, वृक्ष सबसे बाद में आएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आप लोग इस टाइप से इनको 6 मीटर गहरे तालाब में जो है इस टाइप से होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला है एक परितंत्र में क्या होता है, तो एक जो परितंत्र होता है उसमें प्राथमिक उत्पादक की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला है इकोसिस्टम के अजैविक घटक में क्या होता है, तो इकोसिस्टम का जो अजैविक घटक होता है वो पदार्थों का चक्रण है। अगला है चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है, तो इस सकल उत्पादन कहलाती है। इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है, तो जीवाणु और कवक, केवल सूक्ष्म जीवों को, दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली, ये सभी ऑप्शन बी सही है। अगला है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर पोषण स्तर पर कम होता जाता है, ये कौन सा नियम है, तो ये ऊष्मा गतिकी का जो है ऊर्जा गतिकी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। हाँ, ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह पूछ रहा है तो ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम है। ठीक है, अगला है नेफेंथीस क्या होता है, तो नेफेंथीस जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पता करिएगा, ठीक है, खुद से। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है, जो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा। ठीक है, एक बांस का पौधा जो घने जंगल में उग रहा है तो उसका ट्रॉपिक स्तर जो होगा वो प्रथम होगा। ठीक है, अगला है मोर सर्प को खाता है, सांप जो है इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर क्या हुआ, देखिए इस टाइप से है, ये इस टाइप से एक पिरामिड बनता है। ठीक है, तो जो सबसे देखिए इस टाइप से चलता है। वैसे पहले यहाँ पे मोर आया, मोर को किसने खाया, मोर को यहाँ सबसे ऊपर मोर, ठीक, मोर ने किसको खाया, सांप को खाया, सांप दूसरे नंबर पर, और फिर किसने सांप को इंसेक्ट ने खाया। ठीक है, सांप इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, सांप के नीचे इंसेक्ट आया, फिर इंसेक्ट के नीचे यहाँ पौधे आए। ठीक, पौधे के इंसेक्ट, तो यहाँ ये वाला हमने एक्स्ट्रा बना दिया। ठीक, हमको पता थोड़ी ना था कितने लेवल होंगे, तो यहाँ पौधे आए और यहाँ पे इंसेक्ट आया, कीट आए, और यहाँ पे हमारा आया क्या, यहाँ पे सांप आया और ऊपर सबसे मोर आया। तो ये खाद्य श्रृंखला पिरामिड बोला जाता है इस ट्रायंगल को। तो ये हमारा भोज्य पिरामिड शीर्ष पर मोर है सबसे, ये राइट है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप से जो है हमने बताया कि मोर होता है। ठीक है, अगला है किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधे का सही अनुक्रम क्या है, तो पिस्टा, वॉलवॉक्स, सर्पस, हाइड्रिला, बलूता, लेटॉन है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है, तो विश्व आर्थिक मंच प्रदान करता है। अगला है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है, तो ये सत्यमंगला बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया, तो ये जो है गठन पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत किया गया। अगला है परितंत्र किसे कहते हैं, तो ये जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है, तो ये अंडमान और निकोबार में देखने को मिलता है, ऑप्शन डी राइट था। अगला है कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। महान, भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वनगधा, ये सभी संकटापन्न मतलब ये संकटग्रस्त जातियां हैं जो अब नष्ट होने की कगार पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कायिक कोशिका न्यूक्ली अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है, तो ये जंतुओं की जननी क्लोनिंग है, ऑप्शन सी सही है। अगला है ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है, तो ऑप्शन बी है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है,
और ये बारहसिंगा के लिए मुख्य रूप से यहाँ बारहसिंगा जो है वो मिलता है। अगला है समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डॉप्सन में नापी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये बारे में आप इसके पढ़ लीजिएगा। इसकी मोटाई फोटोमीटर द्वारा जो है नापी जाती है, मतलब इस विकसित की गई है, जो जिसे डॉप्सन इकाई में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है? तो ये दो है उपरोक्त दोनों जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग दोनों पर आधारित है। अगला है हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये जो है वो जलवाष्प सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है जो पाई जाती है। ठीक है, 66 से 86% तक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। यह आप देख लीजिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो ये जो है नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां या संशोधित जीव। तो ये ऑप्शन सी सही है, संशोधित जीवित जीवों से रिलेटेड है। ठीक है, किस सरकार ने मोर सरकार अभियान लॉन्च किया? तो ये हमारी पश्चिम बंगाल जो है उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं, ओडिशा से ही है। ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल पहले पढ़ा वही बता दिया। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोर सरकार अभियान लॉन्च किया था। अगला है बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जो है तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड है ये हमारा जो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बारे में आपको बताया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बारे में कुछ है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उन पर ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो ये जो है ये ऑप्शन ए राइट है, क्लोमगोलाडुक, ये कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य पुरस्कार दिखाते हैं उनको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, और इनके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कोयला एवं पेट्रोलियम किससे बनता है? तो ये जो है जैव मात्रा से बनता है। वैश्विक ऊष्मा का कारण क्या है? तो ये ऑप्शन जो डी है यहाँ इनमें से सभी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं डी नहीं, ऑप्शन सी सही है। वैश्विक ऊष्मण का कारण है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना, ये है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये हमारा नर्मदा नदी पर बनाया गया। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना है। इसे भागीरथी नदी पे आपको लिख के आएगा, क्योंकि गंगा का ही दूसरा नाम भागीरथी है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने मॉडल पेपर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और फिर अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।